गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग बायो के लेसन में लेसन 2 श्वसन कंप्लीट कर चुके थे। आशा करते हैं सभी को इस लेसन को दोबारा पढ़ के अच्छी तरह समझ के क्वेश्चन आंसर बना चुके होंगे। अगर नहीं बनाए हैं जो भी, वो क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 परिवहन। परिवहन क्या है उसके बारे में जानेंगे। जीवित प्राणियों में होने वाले विभिन्न उपापचय क्रिया उनके जीवन के लक्षण है। उपापचय क्रिया उनके जीवन के लक्षण कहलाते हैं। जीवित प्राणियों में विभिन्न उपापचय क्रिया। अब उपापचय क्या कहलाता है, आइए देखते हैं। विभिन्न उपापचय क्रिया जैसे शरीर की वृद्धि के लिए जीव द्रव्य तथा नई कोशिकाओं का निर्माण, जो नई कोशिकाओं बनाता है, पोषण, प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा के उत्पादन हेतु श्वसन इत्यादि के लिए शरीर की भी कोशिकाओं को वृद्धि विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। बहुत सारे पदार्थों की आवश्यकता होती है जो उपापचय क्रिया उसको पूर्ण करता है। कोशिकाओं को ऐसे आवश्यक पदार्थों की लगातार आपूर्ति होना अनिवार्य है। कोशिकाओं को ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा कहलाते हैं, जो शरीर को, हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, वो अनिवार्य होता है, वो जरूरी होता है। अन्यथा उपापचय क्रिया बाधित हो जाती है। अन्यथा नहीं हमें ऊर्जा मिलेगा तो वो उपापचय क्रिया नहीं हो पाएगा, बाधित हो जाता है और प्राणियों का जीवित रहना असंभव हो जाता है। और प्राणियों का जीवित रहना असंभव कहलाता है। ऐसे आवश्यक पदार्थों का स्रोत सामान्यतः कोशिकाओं से दूर होता है। ऐसे आवश्यक जो पदार्थ है उसका स्रोत जो होता है सामान्यतः कोशिका से दूर होता है। जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल आदि पोषक तत्व आहार नाल में क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पाचन से बनते हैं। जो जैसे क्या क्या बनता है, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा, जो भी चीज बनता है आदि पोषक तत्व जो भी बनते हैं वो आहार नाल में क्रमशः क्या क्या मिलता है, किसके द्वारा बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तथा वसा के पाचन से ही बनते हैं। अगर ये पदार्थ आहार नाल से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंचती तो इसका उपयोग नहीं हो पाएगा। अगर जब ये पदार्थ जो बनता है वो आहार नाल से शरीर के हर एक भाग में नहीं पहुंचता तो ये उपयोग नहीं हो पाएगा, ये उपयोग नहीं हो पाता है। ये शरीर के लिए बेकार साबित हो गई, ये फिर शरीर के लिए वो बेकार साबित कहलाएगा। इस प्रकार वातावरण से लिया गया ऑक्सीजन जब तक श्वसन अंगों से कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता तब तक उसका उपयोग नहीं हो पाता। अब बोल रहा है कि इसी प्रकार जब वातावरण से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसको श्वसन अंग तक पहुंचना आवश्यक होता है, तभी वह उसको उपयोग कर पाता है। उपापचय क्रिया के फलस्वरूप कोशिकाओं में कुछ ऐसे पदार्थ का भी उत्पादन होता है जो शरीर के लिए अनुपयोग तथा हानिकारक होता है। उपापचय क्रिया के अलावा भी बहुत सारे हमारे शरीर में पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो अनुपयोग, जिसका उपयोग नहीं होता और हानिकारक भी कहलाता है हमारे शरीर के लिए। ऐसे पदार्थों को भी कोशिकाओं के लगातार हटाते रहने की आवश्यकता होती है। ऐसे पदार्थों को भी कोशिकाओं को क्या करना पड़ता है, उसे हटाना पड़ता है, लगातार उन्हें हटाते रहती है। अतः परिवहन की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। और परिवहन की परिभाषा हम इस प्रकार देते हैं कि उपयोगी पदार्थ का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचने तथा अनुपयोग और हानिकारक पदार्थ जो है, हानिकारक पदार्थ को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन कहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर में पढ़ा संक्षिप्त में, वही उसी का डिफिनेशन रूप में बोला गया है। ठीक है, जीवों के शरीर में इस कार्य के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। जीवों के शरीर में इस विकसित कार्य को क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहा जाता है। आगे का टॉपिक है पौधों में पदार्थों का परिवहन। पौधों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है। एक कोशिकीय पौधे जैसे कैलेमाइडो, मोनाइस, युगलिना एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। इन पदार्थों में परिवहन किस प्रकार होता है, विसरण द्वारा होता है। जबकि जटिल बहुकोशिकीय पदार्थ में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक खास परिवहन तंत्र होता है। दोनों में एक खास परिवहन, बहुकोशिकीय पौधों में क्या होता है, एक खास परिवहन तंत्र कहलाता है। क्योंकि विसरण क्रिया से
लंबे वृक्ष में जड़ से लेकर पत्तियों तक की दूरी तय नहीं की जा सकती है। मतलब बोल रहा है कि विसरण क्रिया से बहुकोशिकीय पौधों में जड़ से लेकर पत्तियों तक बहुत लंबी रास्ता होती है, उस तक पहुंचना असंभव कहलाता है। इस तंत्र के संवहन उत्तक लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं। इस तंत्र में क्या होता है, संवहन उत्तक लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में व्यवस्थित रहता है, जो जाइलम और फ्लोएम कहलाता है। और क्या क्या कहलाता है, दो जाइलम और दूसरा फ्लोएम कहलाता है। ये जड़ से लेकर तना होते हुए पत्तियां तक फैली रहती है। कहां से कहां तक, जड़ से लेकर तना पत्तियों तक ये फैली रहती है सब जगह। जल एवं खनिज लवण का अवशोषण जड़ द्वारा पौधे करते हैं। जड़ द्वारा क्या करते हैं, पौधे करते हैं जल और खनिज लवणों का अवशोषण एवं उन्हें पत्तियों तक पहुंचाते हैं। एवं उन्हें कहां तक पहुंचाते हैं, पत्तियों तक पहुंचाते हैं पौधे। यह क्रिया जाइलम उत्तक द्वारा संपन्न होती है। यह क्रिया किनके द्वारा उत्पन्न होती है, जाइलम के द्वारा उत्पन्न होती है। जल की मदद से हरी पत्ती प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से खाद्य पदार्थ का निर्माण करती है, जो पत्तियों से पौधों के हर अंग में फ्लोएम द्वारा पहुंचाए जाते हैं। जो पत्तियां द्वारा जो उत्पन्न होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है, वो फ्लोएम के द्वारा ही हर जगह पहुंचाया जाता है। चूंकि जाइलम और फ्लोएम से जल एवं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में एक अंग से दूसरे अंग तक होता है, अतः इसे संवहन बंडल भी कहते हैं। बोल रहा है कि पौधों में जो एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाया जाता है ऊर्जा को या खाद्य पदार्थों को, उसे हम क्या कहते हैं, अतः इसे संवहन बंडल भी कह सकते हैं हम। अब यहाँ पे जाइलम क्या होता है, आइए देखते हैं। जाइलम यह जल संवाहक उत्तक भी कहलाता है। यह क्या कहलाता है, जल संवाहक उत्तक भी कहलाता है। इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। इसमें पाए जाने वाली जो वाहिकाएं हैं, वाहिनिकाएं हैं, मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण यहाँ से वहां दूसरे जगह सब जगह पौधों में सहायक होती है। जाइलम बहुत ही सहायक होता है। वाहिकाएं लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होती है। वाहिकाएं जो होती है लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होती है, ठीक है। और एक के ऊपर एक स्थित उन कोशिकाओं के बीच की इन कोशिकाओं के बीच की अनुप्रस्थ भित्ति घुल जाती है, जिससे जड़ से लेकर पत्तियां तक जल का एक अखंड स्तंभ का निर्माण होता है। वाहिकाएं क्या होती है, एक के ऊपर एक स्थित परत के रूप में कोशिकाओं के जैसा वह जड़ से लेकर तना तक ही फैला रहता है, जिसके द्वारा ये खनिज लवणों और ये खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। और एक लंबे स्तंभ का निर्माण करता है, जड़ से लेकर एक पूरे ऊपर तना तक का पूरे लंबे स्तंभ का निर्माण भी करता है। वाहिनिकाओं की कोशिकाएं लंबी एवं नलिकाकार और दोनों शीर्ष पर पतली होती है। क्या बोल रहा है कि वाहिनिकाएं जो है कोशिका लंबी होती है एवं नलिकाकार होती है, एक नली के रूप में होती है, और दोनों शीर्ष पर पतली होती है। और दोनों शीर्ष पर क्या होता है, वो एक पतला आकार का होता है। ये मुख्य रूप से नगन बीजी एवं निम्न संवहन पौधे में जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जो जड़ से पत्तियां तक पहुंचाती है। यह क्या करता है, मुख्य रूप से नगन बीजी एवं निम्न संवहन पौधे जो होते हैं उसमें जल और खनिज लवणों का आदान, मतलब ये पत्तियां तक, जड़ से लेकर पत्तियां तक उसे खाद्य पदार्थों का परिवहन करवाता है, पहुंचवाता है। अब यहाँ देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, यह संवहन बंडल का दूसरा जटिल उत्तक है। अब यहाँ बोल रहा है कि यह एक संवहन बंडल का दूसरा जटिल उत्तक है। संवहन बंडल हमने कहा था ऊपर में कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पौधों के अन्य एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह में जो खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है उसे संवहन बंडल कहते हैं। उसी संवहन बंडल का दूसरा जटिल उत्तक क्या कहलाता है, फ्लोएम कहलाता है। तथा इसमें पाए जाने वाली चलनी नलिकाएं, इसमें जो यहाँ पे चित्र 3.1 में दिया गया है का ख नंबर फ्लोएम, जो इसमें दाना दाना छिद के आकार में जो है उसमें चलनी नलिका कहलाता है। का मुख्य कार्य क्या है, पौधों के हरे भागों में
निर्मित भोज पदार्थ जो होते हैं को दूसरे भाग में वितरित करना होता है। क्या होता है कि जो एक जगह पे जो भोज पदार्थ जो बनता है उसको दूसरे जगह पे चलनी नलिकाएं के द्वारा ही फ्लोएम में पहुंचाया जाता है, फ्लोएम के द्वारा। चलनी नलिकाएं लंबी तथा नलिकाकार के समान होती है। चलनी नलिका क्या होती है? लंबी तथा नलिका के समान होती है तथा इसमें अनेक छिद्र होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 3.1 का चित्र का ख नंबर छोटे छोटे छिद्र आकार के होते हैं, वही चलनी नलिकाएं हैं तथा इसमें अनेक छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा ही एक चलनी नलिका का जीव द्रव दूसरे चलनी नलिका के जीव द्रव में प्रवेश करता है। जीव द्रव में संबंधित रहता है, मतलब जुड़ा रहता है, एक जगह से दूसरी जगह उसी चलनी नलिका के द्वारा भेजा जाता है खाद्य पदार्थों को। और इस प्रकार खाद्य पदार्थ का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संवहन होता है। जैसा कि मैंने कहा, पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में क्या होता है? सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित 4 मुख्य भेद करने के लिए बोला गया। जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताने के लिए बोला गया। तो हम देखते हैं कि जाइलम में पहला पॉइंट है, इसकी कोशिका मृत होती है। इसकी कोशिका मृत होती है। और फ्लोएम में क्या होती है? इसकी कोशिका जीवित रहती है। फ्लोएम में इसकी कोशिका जीवित रहती है। दूसरा पॉइंट है जाइलम यह जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। यह जल और घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है तथा फ्लोएम में क्या होता है? यह खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि जाइलम इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर करता है। वो क्या होता था कि जाइलम में के पत्तियों के द्वारा वो एक जगह से दूसरे जगह में लेके जाया जाता था, लेकिन फ्लोएम में क्या होता है? इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों की तरफ से परिवहन होता है। ठीक है। चौथा क्या था? इसमें खाद्य पदार्थों का परिवहन एक साथ ऊपर एवं नीचे नहीं जा सकता था। इसमें क्या होता था जाइलम में कि एक साथ ऊपर तथा नीचे परिवहन नहीं कर सकता था खाद्य पदार्थ में, लेकिन फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन एक साथ ऊपर एवं नीचे हो सकता था। ये 4 अंतर हम लोग का भेद हो गया जाइलम और फ्लोएम। इसको आप टिक कर लीजिएगा और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि। जल, खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थ का परिवहन विकसित पौधों में 2 क्रियाओं के सहयोग से होता है। जल और खनिज लवणों का खाद्य पदार्थों का परिवहन जो होता है विकसित पौधों में 2 क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। पहला क्रिया स्थानांतरण। पहला क्रिया हम लोग स्थानांतरण कराता है, जिसके द्वारा घुलित पदार्थ का चालन पौधों के एक अंग से दूसरे अंग तक होता है। जैसे कि मैंने जाइलम में देखा था, एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है, वो स्थानांतरण कहलाया। तथा वाष्पोत्सर्जन, जिसके द्वारा जल पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में निकलकर हवा में मिल जाता है। वो क्या होता है? वाष्प के द्वारा वो हवा में उड़ जाता है पत्तियों से। हालांकि जल की बहुत अधिक मात्रा का अवशोषण जड़ द्वारा होता है। जाहिर सी बात है कि जड़ जो है वो जितने जल होता है वो अपनी ओर सोखते रहता है, अपने अंदर सोखते रहता है, लेकिन इसका लगभग 10% ही पौधों की जरूरत होती है। इसका सिर्फ 10% ही पौधों की जरूरत होती है। क्रियाओं में प्रयोग हो पाता है, 10% ही क्रियाओं में सहयोग हो पाता है, मतलब वो मिलता है 10%। अब बाकी 90%, लगभग 90% वाष्प के रूप में पत्तियों की सतह से वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। मतलब जड़ जो अपने जड़ के द्वारा पौधे जो अपने जड़ के द्वारा जो जल लेते हैं वो 10% ही वो उपयोगी कहलाते हैं। बाकी 90% पत्तियों के द्वारा वो बाहर पत्तियों के द्वारा वो वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। जल का अवशोषण। अब यहाँ पे आया टॉपिक जल का अवशोषण। जलीय पौधे मृदा से जल का अवशोषण मुख्यतः अपने मूल रोम के द्वारा ही करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मूल रोम जड़ के द्वारा ही करते हैं। कोशिका में कोशिका रस का परासरण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होने से जल विसरण द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। बोल रहा है कि यहाँ पे कोशिका में जो कोशिका रस का परासरण जो दाब होता है भूमि जल के दाब से क्या होता है? अधिक होने के कारण ही जल जड़ द्वारा विसरण क्रिया से ऊपर चला जाता है। मूल रोम की कोशिकाएं स्फीत अवस्था में आ जाती है और धीरे धीरे मूल रोम की कोशिका रस का परासरण दाब संलग्न कार्टेकस की कोशिका से
कम हो जाता है। बोल रहा है यहाँ पे कि मूल रोम की जो कोशिका है स्फीत अवस्था में, मतलब जो इकट्ठित अवस्था में जो रहती है वो आ जाता है और धीरे धीरे मूल रोम की कोशिका रस का परासरण दाब, जो कोशिका रस का जो परासरण दबाव होता है मूल रोम के द्वारा वो कोशिका से कम हो जाता है। इसमें जल की कुछ मात्रा कार्टेकस की कोशिका में विकसित हो जाता है। इसमें जो जल की कुछ मात्रा जो होती है वो क्या होता है, कार्टेकस में विकसित हो जाता है और इसके स्फीत अवस्था में आते ही परासरण दाब भी कम हो जाता है। इसका परासरण दाब कम हो जाता है। कब? जब यह स्फीत अवस्था में आता है। कार्टेकस अवस्था से जब स्फीत अवस्था में आता है तब इसका परासरण दाब कम हो जाता है। इस प्रकार इस क्रम को लगातार होने से कोशिका से दूसरे से तीसरे में होकर अंतः त्वचा की मार्ग कोशिकाओं से जाइलम वाहिकाओं में जल विसरित हो जाता है। इसी क्रिया द्वारा जब एक से दूसरे और दूसरे से तीसरी अवस्था में जब होकर अंतः त्वचा की मार्ग कोशिकाओं में कहाँ गए, जाइलम वाहिकाएं में जल क्या होता है, विसरित हो जाता है। यहाँ एक दाब उत्पन्न होता है, यहाँ पर भी एक दाब उत्पन्न होता है जिसे मूल दाब कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल दाब कहते हैं। इससे जल कुछ दूर तक ऊपर चढ़ जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, जल कुछ दूर ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं खनिज लवणों का अवशोषण कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि मिट्टी के जल में अनेक लवण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि मिट्टी के जल में अनेक प्रकार के लवण पाए जाते हैं, घुले रहते हैं। जानते हैं हम कि उसमें मिट्टी के जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस घुले रहते हैं। परासरण द्वारा मूल रोम केवल जल का अवशोषण करते हैं। केवल क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। परंतु खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। परंतु जो खनिज लवणों का अवशोषण जो होता है वह आयन के रूप में होता है। आवश्यकता अनुसार पौधे आयनों का अवशोषण मूल रोम की कोशिका झिल्ली के बाहर सतह पर स्थित खास वाहक पदार्थ से जुड़कर रहते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि परासरण दाब जो है उससे मूल रोम केवल जल का अवशोषण करते हैं, परंतु खनिज लवण का अवशोषण जो होता है आयन के रूप में ही होता है। सिर्फ जो आयन होता है उसका ही अवशोषण करते हैं खनिज लवण के रूप में। आवश्यकता अनुसार पौधे आयन का अवशोषण मूल रोम की कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर स्थित खास वाहक पदार्थ उपस्थित रहता है उसके द्वारा ही जुड़कर करते हैं। इससे मृदा एवं जल के बीच आयन सांद्रण में अंतर हो जाता है। इससे जो मृदा और जल के बीच में जो आयन सांद्रता कहलाता है जो वहां पे उसका अंतर भी हो जाता है, जिसे समाप्त करने के लिए मृदा से जल में प्रवेश हो जाता है। जिसके अंतर के कारण मृदा में से जो जल होता है वो जल से अंदर चला जाता है, प्रवेश होता है। पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक, बोल रहा है कि यहाँ पे पौधों में जो जल होते हैं, खनिज लवण और खाद्य पदार्थ के बहुत ऊंचाई तक संचलन को भी स्थानांतरण कहते हैं। बहुत ऊंचाई तक बड़े बड़े पौधे जो होते हैं, पेड़ होते हैं, उसमें बहुत ऊंचे तक संचलन करना पड़ता है, परिवहन करना पड़ता है खनिज पदार्थों का, लवणों का। उसे क्या करते हैं, स्थानांतरण हम लोग कहते हैं। क्योंकि इस क्रिया में वाष्पोत्सर्जन ही अहम भूमिका है, क्योंकि इस क्रिया में वाष्पोत्सर्जन अहम भूमिका निभाता है, अतः इसका यह वर्णन संक्षेप में करना प्रासंगिक है। अब इसका बोल रहा है कि जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसका संक्षेप में वर्णन करना जरूरी है, इसलिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक कहलाएगा वाष्पोत्सर्जन। पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या होता है कि पौधों में जो वायवीय भाग होते हैं उसमें जल का रंध्र, जो पत्तियों में जो रंध्रे पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन मतलब जल जो अंदर जाता है उसके बाहर, निष्कासन मतलब बाहर निकालना, क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होती है। जैसे मैंने कहा पत्तियों में जो रंध्रे पाई जाती है उसमें होती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो कि रंध्र कहलाते हैं।
जिसको रंध्रया स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है, जिसको रंध्रया स्टोमाटा कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन एक शारीरिक क्रिया है एवं अलग अलग पौधे में इस क्रिया से निष्कासित जल की मात्रा भिन्नता होती है। मतलब अलग अलग पौधों में इस क्रिया के द्वारा जल जो निकलता है वो अलग अलग मात्रा में निकलता है। जैसा एक मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल इस क्रिया से छोड़ता है। मतलब क्या बोलता है, मकई का जो पौधा होता है उससे जल क्या होता है, 3 से 4 लीटर प्रतिदिन वो जल को वाष्पोत्सर्जन करवाता है। एक पत्ती अधिक से अधिक अपने भार के बराबर जल को वाष्पोत्सर्जन के बराबर 1 घंटे से कम समय में निकाल सकता है। बोल रहा है यहाँ पे एक जो पत्ता होता है उसका अपना एक भार होता है, उससे बहुत ही अधिक बोल रहा है कि पत्ती अधिक से अधिक अपने भार के बराबर, अपने भार के बराबर ही अपने पत्ती अपने अनुसार उसे 1 घंटे से कम समय में उसे जल को बाहर निकाल देता है। औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपनी भार के बराबर 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जन करता है। बोल रहा है कि औसतन में एक जो पेड़ होता है उसे अपने भार के बराबर 100 गुना अपने जीवन काल में 100 गुना जल का वाष्पोत्सर्जन करता है। अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन क्रियाविधि। क्रियाविधि किस प्रकार होती है आइए देखते हैं। पत्ती में वाष्पोत्सर्जन के लिए परासरण प्रवणता का निर्माण होना आवश्यक है। परासरण प्रवणता का निर्माण होना उस क्रिया में आवश्यक कहलाता है। पत्तियों में रंध्रों के आसपास स्थित कोशिकाओं में सबसे ज्यादा एवं जाइलम उत्तकों के से सटी कोशिकाओं में सबसे कम परासरण दाब होता है। किसमें सबसे कम परासरण दाब होता है, जाइलम कोशिकाओं से सटी जो कोशिका होता है उसमें सबसे कम परासरण दाब कहलाता है। और सबसे ज्यादा किसमें होता है कि पत्तियों के रंध्रों के आसपास जो स्थित जो कोशिका होती है उसमें सबसे अधिक परासरण दाब कहलाता है। परिणाम स्वरूप रंध्रों में पत्ती के जाइलम तथा जल संबंध का निर्माण करता है, जल स्तंभ का निर्माण करता है। क्या बोल रहा है कि परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप परासरण दाब अधिक होने और कम होने के कारण इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि रंध्र में पत्ती के जाइलम तथा जाइलम तक, रंध्र में जो पत्ती होती है वो जाइलम तक क्या करता है, जल स्तंभ का निर्माण करता है। वो पत्ती के द्वारा जल स्तंभ तक मतलब जाइलम तक ये एक नलिकाकार जल स्तंभ बनाता है। इसके फलस्वरूप जल का संचलन पत्तियों में जाइलम उत्तकों से रंध्रों तक निरंतर होता रहता है। बोल रहा है कि इसके द्वारा जो पत्तियां से जाइलम में जो जल जाता है, जो संरक्षण होता है जो जल का, उसका निरंतर वो कार्य चलता रहता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब तक चलती रहती है यह जल स्तंभ अक्षुण्ण बना रहता है। बोल रहा है कि जब वाष्पोत्सर्जन की जब क्रिया रहती है वो चलती रहती है, वो क्रियाविधि चलते रहती है तो यह जल स्तंभ अक्षुण्ण बना रहता है। मतलब वो लगातार अपनी स्थिति में ये क्रिया तो कंटिन्यू होती है, इसके कारण वो जो पानी होता है उसमें वो अक्षुण्ण कहलाता है। मतलब उसमें जल बना रहता है हमेशा, मतलब हमेशा भींगा रहता है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक कहलाता है वाष्पोत्सर्जन का महत्व। अब हमारे लिए वाष्पोत्सर्जन कितना महत्व देता है आइए हम लोग देखते हैं। पौधों के मूल से चोटी तक, मूल से जो चोटी होती है, ठीक है, जड़ से लेकर तना ऊपरी टॉप तक लगातार जल का धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही परिवहन होता है। लगातार जल का धारा जो होता है वाष्पोत्सर्जन के ही द्वारा परिवहन का होता है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायक होता है। यह क्या होता है, खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायक होता है। खनिज जो खनिज पदार्थ होते हैं उसका जो परिवहन होता है उसमें भी यह आवश्यक कहलाता है, सहायक कहलाता है। इसके अलावा यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। मतलब बोल रहा है जो पौधों में जो तापक्रम, पौधों का जो तापक्रम होता है उसमें भी संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। एक क्रियाकलाप दिया है, इसके बारे में ही दिया है। गमले में लगा एक स्वस्थ पौधा लीजिए। गमले में एक जो पौधा है आप लोग के घर में जो स्वस्थ है, ताजा है, उसको आप लोग लीजिए। इसके कुछ पत्ती को प्लास्टिक के पारदर्शक थैली में अच्छी तरह ढक दीजिए। अब इसको क्या कीजिए कि इसे एक पत्ती को पारदर्शक प्लास्टिक द्वारा उसे ढक दीजिए जिसके आर पार हम लोग देख सके। अब इस पौधे वाले गमले को सूर्य प्रकाश में
रख दीजिए। अब इससे पौधे वाले गमले को क्या करना है, उसे सूर्य के प्रकाश में रख देना है। कुछ देर में आप देखेंगे कि इस थैली के भीतर पत्ती के बूंद जमा हो गई है। यह जल वस्तुएं पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन का कारण एकमात्र होता है। जैसा कि हमने देखा, आप ये क्रियाकलाप करिएगा घर में, ज्यादा ये क्या बोलते हैं, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ये आप लोग कर सकते हैं घर में। इसको देखिएगा, अगर आप लोग पौधों को ये पत्ती को प्लास्टिक द्वारा बांधकर सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो उसे कुछ ही घंटे बाद आप देखेंगे कि उस पत्ती में ये प्लास्टिक में क्या आता है कि छोटे छोटे वसा के द्वारा पानी की बूंद आ जाती है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन का क्रिया आपको दर्शाता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक कहलाएगा पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन। पौधों में जो भोजन होते हैं और अन्य पदार्थों जो होते हैं उसका परिवहन किस प्रकार होता है। पौधों के प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए निरंतर खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने कहा, जैसे हमारे शरीर के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें जीवित रहने के लिए, उसे भी पौधे में भी पोषण और विकसित के रूप में निरंतर खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। कुछ निम्न वर्ग के पौधे की प्रत्येक कोशिका में खाद्य पदार्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है और बहुत सारे पौधों में अपनी आवश्यकता अनुसार वो अपने अंदर ही खाद्य पदार्थों का निर्माण भी करते हैं। जैसे शैवाल में क्या होता है, वे अगर उसे खाद्य पदार्थ नहीं मिलते हैं तो वो अपने पौधे में ही अपने खाद्य पदार्थ का निर्माण कर लेता है। परंतु उच्च वर्ग के पौधे के प्रत्येक भाग में अपने खाद्य पदार्थ का निर्माण की क्षमता नहीं होती है, अपने खाद्य पदार्थ की निर्माण की क्षमता नहीं होती है। किसमें, उच्च वर्ग के पौधों में। जैसे जड़ें, पुराने तने आदि। जैसे कि क्या क्या कहा, जड़ें, पुराने तने और आदि। इस वर्गों के पौधों की पत्तियां तथा तरुण तने ही भोजन पर निर्माण कर सकते हैं। पौधों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जड़ें जल खनिज लवण उसे अवशोषण करते हैं, उसके द्वारा ही वो भोजन निर्माण करता है। इसलिए खाद्य पदार्थों का ऐसे स्थानों से जहां उसका निर्माण होता है दूसरे भाग में जहां उनका निर्माण नहीं होता है स्थानांतरण जरूरी है। बोल रहा है कि यहाँ पे कि इसलिए जो खाद्य पदार्थ का ऐसे स्थानों में जहां खाद्य पदार्थ है जहां उत्तक निर्माण होता है, जहां उनका निर्माण होता है, ब्रैकेट में दिया है, या वे संचित रहते हैं जैसे आलू का कंद। जैसे कि आलू का कंद दूसरे भाग में जहां उनका निर्माण नहीं होता है, स्थानांतरण जरूरी है, उनका स्थानांतरण करना जरूरी हो जाता है। कि अगर एक जगह हम पौधे लगाए हैं कि वहां पे उससे बढ़ नहीं रहा है तो उसे हम हटा के दूसरे जगह पे रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लो कि वहां पे उस मिट्टी में अगर उस स्थान पे खनिज लवण या खाद्य पदार्थ नहीं उपस्थित है तो वो अपना विकसित नहीं कर पाता, इसलिए उसका स्थानांतरण जरूरी होता है। पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थ के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करते हैं, उसका खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण कहलाता है। पौधों में एक भाग से दूसरे भाग में जो खाद्य पदार्थ होते हैं कि जलीय घोल में, उसका जो जलीय घोल होता है उसमें के आने जाने के को खाद्य पदार्थ का क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। खाद्य पदार्थ एवं अन्य पदार्थों जैसे एमिनो अम्ल का स्थानांतरण पौधों के सदा अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग और जाता है। क्या बोल रहा है कि जैसे खाद्य पदार्थ एवं अन्य पदार्थों का जो परिवहन होता है, जैसे अमीनो अम्ल और स्थानांतरण पौधों में क्या होता है, सदा अधिक सांद्रता भाग से अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग में प्रवेश करता है। अधिक सांद्रता वाले भाग को संभरण सिरे और कम सांद्रता वाले भाग को उपभोग सिरे कहते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम की चालनी नलिका द्वारा होती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये फ्लोएम की चालनी नलिका के द्वारा होता है खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण। यह नलिकाएं अत्यंत छोटी छिद्रा वाली प्लेट से जुड़ी रहती है। क्या होती है, इसमें एक छोटी छिद्रा वाली प्लेट होती है जिससे वो जुड़ा रहता है ये नलिका। अतः यह नलिका खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होता है। तो क्या होता है कि यह नलिका क्या होता है, खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण के लिए जरूरी कहलाता है। इस प्रकार पौधों में जल का खनिज लवणों के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है। इस प्रकार क्या होता है, पौधों में जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण के लिए, परिवहन के लिए, मतलब उसे आदान प्रदान करने के लिए एक तंत्र होता है जो जड़ से पौधों की ऊपरी भाग की ओर एक दिशाई
पथ में गति करता है। जो क्या होता है, जड़ से पौधों की ओर, ऊपर की ओर एक ही दिशा में गति करता है। खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण के लिए एक भाग तंत्र होता है। खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण के लिए एक अलग तंत्र होता है जो पत्ती से नीचे की ओर या संचयन अंगों जैसे संचयी जड़ से ऊपर की ओर द्विदिशा पथ में गति करता है। बोल रहा है कि यहाँ पे खाद्य पदार्थ का जो स्थानांतरण होता है वो पत्ती से नीचे की ओर होता है और फिर दूसरी दिशा में जड़ से पत्तियों की ओर, ऊपर की ओर पथ में गति करता है, दो दिशा में। इस प्रकार पौधों में परिवहन के लिए दो स्वतंत्र पथ पाए जाते हैं। इस प्रकार पत्तियों के लिए श्वसन के लिए, पौधों में परिवहन के लिए दो प्रकार के स्वतंत्र पथ पाए जाते हैं, मतलब रास्ते पाए जाते हैं। एक दिशाएं और दूसरी दिशाएं जो हम जड़ से पत्तियों तक जाती है और पत्तियां से नीचे की ओर आती है। जल तथा खनिज लवणों का जाइलम से होने वाले परिवहन को भौतिक बलों द्वारा समझा जा सकता है। इसे भौतिक बलों द्वारा हम इसे जो जाइलम के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है उसे भौतिक बलों द्वारा इसे समझ सकते हैं। मूल दाब, वाष्पोत्सर्जन आदि, ठीक है, इसके द्वारा हम समझते हैं। लेकिन खाद्य पदार्थ का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है। लेकिन जो खाद्य पदार्थ का जो फ्लोएम से होने वाले जो स्थानांतरण होता है, फ्लोएम के द्वारा जो स्थानांतरण होता है खाद्य पदार्थों का, ऊर्जा का उपयोग होता है। इसमें ही ऊर्जा का उपयोग होता है। फ्लोएम पौधों की आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण विभिन्न भागों में करता है। फ्लोएम ही है जो खाद्य पदार्थों का आवश्यकता अनुसार, जिसको जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है। ठीक है, इस प्रकार हमारा पौधों में भोजन एवं अन्य पौधों का परिवहन क्लियर होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जंतुओं में परिवहन। अभी तक हम लोगों ने देखा कि पौधों में परिवहन किस प्रकार होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जंतुओं में परिवहन किस प्रकार होता है। इसको आप लोग फिर से पढ़िएगा, अच्छी तरह समझा गया है, अच्छी तरह समझाया भी गया है। आप इसे एक बार दो बार क्लियर कीजिएगा पढ़ के, इससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या कीजिएगा कि आप लोग इसको हल्का आगे तक पढ़ के भी रखिएगा कि जब मैं समझाऊं तो आप लोग को ज्यादा समझ में आए। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि पिछले क्लास वाला जो क्वेश्चन आंसर है, जिन्होंने नहीं किया है वो कर ले और जिन्होंने कर लिया है वो उसको याद करते रहे। क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा आप लोग यूज करेंगे और अगर उसको याद करेंगे तो आपके लिए ज्यादा भारी नहीं कहलाएगा। अगर आपको एक साथ थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप लोग को प्रॉब्लम भी करेगा और भारी भी लगेगा। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे सब चीज को क्लियर करते जाइए। अगर जो नहीं समझ में आ रहा आप उसको पूछिए, आप उसको मैसेज करके सर से पूछिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उससे पूछिएगा, तो अगर मैं नेक्स्ट क्लास आएगा तो मैं उसे समझा पाऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस खाली इतना ही। Thank you.